तो फिर 22 मार्च को एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर स्टारिंग रणदीप हुडा। है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। पर जब से इस मूवी का अनाउंसमेंट आया है तब से ये मूवी कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, क्योंकि यह मूवी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर बन रही है जो कि खुद कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनायक दामोदर सावरकर की, जिनको कि हम लोग वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं और कुछ लोगों के लिए एक देशद्रोही। पर क्या सच्ची में वो एक देशद्रोही थे या फिर एक सच्चे फ्रीडम फाइटर? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सिर्फ इनकी गांधी हिंसा से संघर्ष हो सकता है पर समाधान नहीं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। वीर सावरकर को देशद्रोही आखिरकार क्यों बोला जाता है? इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कि उन्होंने काला पानी में रहने के दौरान उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखा, जबकि उनके अलावा किसी भी फ्रीडम फाइटर या फिर जो भी उसमें ठहर रहा था उसमें किसी ने भी नहीं लिखा, बस उन्होंने ही लिखा। और फिर दूसरी चीज़ है कि उनको ब्रिटिशर्स से पेंशन मिलता था। तो फिर चलिए अभी उसके ऊपर एक डिटेल से बात कर लेते हैं। और जो सबसे पहली चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो है मर्सी पिटीशन। तो फिर जो लोग भी ये सोचते हैं कि सिर्फ वीर सावरकर ने मर्सी पिटीशन लिखा था काला पानी से और किसी ने भी नहीं, तो फिर वो लोग एकदम गलत हैं, क्योंकि वीर सावरकर के अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने मर्सी पिटीशन लिखा था, जिनमें से एक थे सचिंद्रनाथ सन्याल, जो कि 1920 में मर्सी पिटीशन लिखकर काला पानी से आज़ाद हुए थे। पर अब ये सचिंद्रनाथ सन्याल कौन है? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान के साथ HRA को फाउंड किया था। जी हाँ, और इनको एक बार नहीं बल्कि दो बार काला पानी की सज़ा हुई थी और ये दो बार मर्सी पिटीशन लिखकर आज़ाद हुए थे। और ये मर्सी पिटीशन उस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स, जिन लोगों को कि काला पानी की सज़ा होती थी, वो उन लोगों के लिए एक बहुत ही कॉमन टैक्टिक बन चुका था काला पानी से आज़ाद होने के लिए। और ये टैक्टिक ब्रिटिशर्स को भी पता था, इसलिए वीर सावरकर ने एक बार मर्सी पिटीशन नहीं 6 बार मर्सी पिटीशन लिखा था 1911 और 1920 के बीच में। और 1920 ये वही साल था जिस साल वीर सावरकर ने अपना लास्ट पिटीशन लिखा था और सचिंद्रनाथ सन्याल को छोड़ा गया था। और सचिंद्रनाथ सन्याल अपने ऑटोबायोग्राफी बंदी जीवन में ये कहते हैं कि जब मैंने और विनायक दामोदर सावरकर ने एक जैसा पत्र लिखा था तो फिर मुझे क्यों छोड़ा गया और वीर सावरकर को क्यों नहीं? तो फिर उसका ये रीज़न भी बताते हैं, क्योंकि तब जब ब्रिटिशर्स ने सावरकर ब्रदर्स को कैद कर लिया था, जब महाराष्ट्र में जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था वो ख़त्म होने के कागार में था और ख़त्म भी हो गया था, इसलिए ब्रिटिशर्स सावरकर ब्रदर्स को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर तब उन्हें वापस से छोड़ दिया जाता तो फिर तब ये बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वापस से जाग जाता। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मर्सी पिटीशन लिखने का हक सभी काला पानी के कैदियों के पास था। और मर्सी पिटीशन बस इसलिए नहीं लिखा जाता था कि वो लोग काला पानी से आज़ाद हो सके, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए भी लिखा जाता था, जिसके ऊपर वीर सावरकर ने भी 6 में से कुछ पिटीशंस लिखे थे। और उनका सबसे पहला पिटीशन तो इसी बारे में था कि अगर उनके अलावा सभी कैदियों को छोड़ा जाए तो फिर वही उनके लिए काफ़ी है। और अगर इसका प्रूफ चाहिए तो फिर ये देख लो। तो फिर चलिए अभी हम लोग दूसरे चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है पेंशन। तो फिर जिन लोगों को भी लगता है कि वीर सावरकर को ब्रिटिशर्स से पेंशन मिलता था, तो फिर हाँ, उन्हें 60 रुपीज़ का अमाउंट तो दिया गया था, पर उसको पेंशन नहीं, उसको डिटेंशन अलाउंस कहते हैं। पर अब ये डिटेंशन अलाउंस क्या है? तो फिर ये एक तरह का अलाउंस जो कि उस समय के सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दिया जाता था। और ये महात्मा गांधी को भी मिला था जब उनको यवरा जेल में रखा गया था, 100 रुपये का। और तब का 100 रुपया आज का 4 लाख के बराबर होता है। और फिर ये कुछ नहीं, जब उनको आगा खान पैलेस में रखा गया था तब तो उन्हें 450 और फिर ये इंक्रीज़ होकर 550 हो गया था। तो फिर जब उस समय का 100 रुपया आज का 4 लाख है, तो फिर सोचो तब का 450-500 रुपया आज का कितना होगा। और उसके मुकाबले तो वीर सावरकर का अलाउंस बस 7 रुपया था। और मैं आप लोग को बात बता दूं, ये अलाउंस उनको तब मिला जब उनको काला पानी से रिहा किया गया था और फिर उनको रत्नागिरी भेजा गया था, पर वहाँ पे फिर उनको डिटेन करके रखा गया था। जी हाँ, उनको आज़ाद नहीं किया गया था,
उनको डिटेन करके रखा गया था। और आप लोग को तो पता भी नहीं हो, जब वो काला पानी में था तब उनकी फैमिली की क्या हालत थी। भाई सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने पूरा 27,000 का प्रॉपर्टी लिया था। उनके जितने भी बुक्स और सामान थे घर के, उन सबको ऑक्शन में रखा गया था। इस तरह की हालत हो गई थी। उनकी वाइफ बच्चे सब होमलेस हो गए थे, स्ट्रीट्स में आ गए थे। भाई तो फिर सोच लो कैसी हालत होगी। और ये 7 रुपये का अलाउंस उनको तब दिया गया था जब ब्रिटिशर्स ने उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी। जी हाँ। और फिर आप लोग को तो पता भी नहीं होगा कि जब उनको रत्नागिरी में भेजा गया था तब उनके बहुत सारे रूल्स और कंडीशंस में उनको रखा गया था कि सबसे पहले वो 5 साल तक रत्नागिरी से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते गवर्नमेंट के परमिशन के बिना। और अगर उन्होंने ये किया तो फिर उनको बिना किसी वारंटी के वापस से काला पानी में भेजा जाएगा 50 साल इम्प्रिजनमेंट के लिए। पर ये 5 साल 10 साल में बदल गए थे। और फाइनली 1937 में वीर सावरकर को फाइनली आज़ाद किया गया था। तो फिर इन्हीं सब रीजंस की वजह से बहुत सारे लोग वीर सावरकर को ब्रिटिशर्स का सपोर्टर बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर बन गए होते, जो मुझे नहीं लगता कि काला पानी के से बाहर आने के बाद उनके साथ और भी कुछ किया जाता। और फिर दूसरी बात कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग उनके बहुत ज़्यादा करीबी थे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो एक ब्रिटिशर्स के सपोर्टर होते तो फिर वो लोग उनके करीबी होते। और मुझे नहीं लगता कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा 1857 का जो वॉर है उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम वीर सावरकर ने दिया था अपने बुक 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। पर फिर ब्रिटिशर्स ने इस बुक को बैन कर दिया और यही वाला बुक HRA के हर मेंबर को पढ़ने के लिए दिया जाता था। और भगत सिंह जैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भी इस बुक को पढ़कर वीर सावरकर की तारीफ़ की। और आप लोग को तो पता भी नहीं होगा कि INA को क्रिएट करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को इंस्पायर वीर सावरकर जी ने किया था 1940 में एक सीक्रेट मीटिंग में, जिसका कि आप लोग अभी एक फ़ोटो भी देख सकते हो। और एक दूसरा रीज़न जो है जिसकी वजह से वीर सावरकर को ब्रिटिशर्स का सपोर्टर बोला जाता है वो है कि वीर सावरकर ने बहुत सारे इंडियंस को ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन करने के लिए बोला था और वर्ल्ड वार 2 में लड़ने को भी बोला था। तो फिर ये प्लान वीर सावरकर का ही नहीं सुभाष चंद्र बोस का भी था, जो कि उन दोनों ने साथ में मिलकर प्लान किया था एक सीक्रेट मीटिंग में, जो कि हुआ था सावरकर सदन में 1940 को, जिसका कि अभी मैंने आपको पिक दिखाया। और इस प्लान का एम वही था कि इंडियंस आर्ट्स ऑफ वॉर और वेपन्स को यूज़ करना सीख जाएं। और फिर जब 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने INA को फॉर्म किया तब यही सोल्जर्स INA में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। और फिर जो 1946 में नवल म्यूटिनी हुआ था वो भी इनडायरेक्टली इसी प्लान की वजह से हुआ था। और जिन लोगों को नवल म्यूटिनी नहीं पता क्या है तो फिर ये एक सबसे बड़ा मेन रीज़न था ब्रिटिशर्स का इंडिया को छोड़ने का। जी हाँ। और आप लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि जब वीर सावरकर का नाम महात्मा गांधी असैसिनेशन केस में आया था तब उनके भाई नारायण सावरकर को मॉब लिंचिंग से मार दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वीर सावरकर का महात्मा गांधी असैसिनेशन केस में नाम आया था। और फिर बाद में कोर्ट ने ये बोल दिया था कि उनका महात्मा गांधी के असैसिनेशन से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। पर फिर भी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीर सावरकर अपने भाई को खो चुके थे। और आप लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि वीर सावरकर की मौत कैसे हुई थी। तो फिर फरवरी 1966 में उन्होंने वो भूख हड़ताल में चले गए थे क्योंकि उनका ये मानना था कि अब समाज को उनकी और कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भूख हड़ताल में रहते रहते 26 फरवरी 1966 को उनकी मौत हो गई। और फिर भी हम लोग इस तरह के व्यक्ति को देशद्रोही का करार देते हैं। खैर देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल रोशन को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।